सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद देयर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसमें जो हमारे पास जो लास्ट दो टॉपिक रह गए हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसके साथ में जो है वो आपको 30% जो मैंने सिलेबस का आपसे प्रॉमिस किया वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और उसी 30% सिलेबस की वीडियो में आपको जो है फाइनल मॉक टेस्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का लिंक जो है वहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो मैं उसका सोल्यूशन वहाँ से अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे वहाँ से अपने आंसर टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट जो दो टॉपिक हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के रह गए हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हमारे पास होते हैं क्या है। अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि एस्टिमेट होता क्या है और एस्टिमेट को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं। एस्टिमेट मतलब जो भी हम प्रोबेबल कास्ट जो है, अप्रोक्सीमेट कास्ट जो है प्रोजेक्ट की बनाते हैं, उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले, तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। और उसको हम बनाते क्यों है? क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास कितनी कास्ट लग सकती है। अब एस्टिमेट हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेट्स आर मेंशन्ड बिलो। अब हमारे पास जो है अलग अलग मेथड जो है एस्टिमेट बनाने के, या अलग अलग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हमारे पास कितने होते हैं, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, आल्सो नोन एज रफ और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसको हम रफ एस्टिमेट भी कहते हैं या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम टू डिसाइड फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी मैटर एटसेट्रा। तो इस एस्टिमेट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। हम ये फाइंड आउट कर सकें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कितना पैसा लग सकता है, टोटल कितना खर्चा लग सकता है इसको बनाने के लिए, और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या हो सकता है और पॉलिसी मैटर क्या हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन पॉलिसीज को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, किन किन पॉलिसीज को हमें फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इससे जो एस्टिमेट जो है प्रोजेक्ट कास्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज प्रिपेयर टू टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस एस्टिमेट को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है हमें मिल सके, कि एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेने के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को बनाते हैं। जनरली अब हमारे पेपर्स में जो है आपको ना तो इतना ज्यादा पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं कि व्हाट इज प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, ये थोड़ी पूछ सकते हैं। वहां पे जो है इन्हीं पॉइंट्स में से जो है बीच में कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो ना तो हमें फुल न्यूमेरिकल वहां पे हमें सॉल्व करने के लिए वो पूछ सकते हैं। तो जिन पॉइंट्स को मैं पढ़ाते टाइम इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूँ तो उनको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो यही पॉइंट पूछ सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को क्यों हम बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेने के लिए, या तो हम ये उल्टा इसका पूछ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम किस एस्टिमेट का यूज करते हैं, तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का हम यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट की फर्दर आगे तीन टाइप से। फर्स्ट इसमें जाता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, फिर आ जाता है क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट, फिर आ जाता है टिपिकल बे एस्टिमेट। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है कि प्लिंथ एरिया रेट पर स्क्वायर मीटर इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जो रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास जो प्लिंथ एरिया रेट होगा पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा उसको प्लिंथ एरिया बिल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां क्या निकल जाता है, टोटल कॉस्ट निकल जाती है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट एक्चुअली वर्किंग। तो इससे अब देखो एस्टिमेट तो है ही यही, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना विदाउट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट, ये नाम से ही पता चल जाता है। इसमें एरिया के हिसाब से जो है एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें क्यूबिक कंटेंट के हिसाब से एरिया को, ये एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है। एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर क्यूबिक मीटर, की पर क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, उस हिसाब से टोटल वॉल्यूम को पर क्यूबिक मीटर की कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑब्वियसली हमारा एस्टिमेट बन जाएगा वहां से। इसमें क्या करते हैं हम, प्लिंथ एरिया जो होगा उसको हाइट ऑफ बिल्डिंग या जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो रेट होगा पर क्यूबिक मीटर से, तो वहां से हमें क्या निकल सकता है, उसका एस्टिमेट निकल सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जाता है टिपिकल बे एस्टिमेट। टिपिकल बे एस्टिमेट में क्या होता है कि एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर ब्लॉक और अपार्टमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग वैसी हमने ऑलरेडी बना दी जो सिमिलर टाइप की होगी और जिसको हम अभी हमें बना रहे हैं, अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो उसके हिसाब से जो जितनी कास्ट हमें उसमें लगी, तो हम गैस कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट की, अगर इस टाइप की बिल्डिंग हमने ऑलरेडी अगर बना दी तो उसको इतना पैसा लग सकता है बनाने के लिए, तो इसमें भी उतना ही लग सकता है। तो ये हो गया हमारे पास टिपिकल बे एस्टिमेट। उसके बाद जो दूसरा एस्टिमेट है, दूसरी टाइप ऑफ एस्टिमेट है, वो हमारे पास है डिटेल एस्टिमेट। अब डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल पार्टिकुलर्स फॉर क्वांटिटीज, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व
फॉर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या किया जाता है कि हर आइटम्स का डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल है, रेट है, कास्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी आइटम्स लगती है उनकी हमें डिटेल एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जो हम डिटेल एस्टिमेट को बनाते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें काफी ज्यादा खर्चा लगता है बनाने के लिए। तो अगर हम इसको पहले ही बना लेते तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे पास सपोज करो बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला ही नहीं उस चीज को करने के लिए, तो वो सारा पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इससे बेटर है कि पहले रफ एस्टिमेट बनाओ, रफ एस्टिमेट से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है हमें वहां से। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया फिर हम डिटेल एस्टिमेट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू गेट टेक्निकल सैंक्शन। तो डिटेल एस्टिमेट को बनाया जाता है जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, फिर टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए उस डिटेल एस्टिमेट को हम बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है कि हर चीज की डिटेल रिपोर्ट होती है, हर चीज की स्पेसिफिकेशंस वहां पे अवेलेबल होती है, शेड्यूल ऑफ रेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये किसमें आता है? डिटेल एस्टिमेट में आ जाता है। तो इस चीज को टेक्निकल सैंक्शन के लिए हम बनाते हैं डिटेल एस्टिमेट को। उसके बाद तीसरा रहता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट। ये नाम से ही पता चलता है। क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल हमें लगने हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उनकी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशन, डिटेल रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आती। अब देखो डिटेल एस्टिमेट में हर चीज इंक्लूड होती है, डिटेल रिपोर्ट इंक्लूड होती है, स्पेसिफिकेशन इंक्लूड होती है, शेड्यूल ऑफ रेट्स इंक्लूड होता है, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल वगैरह इंक्लूड होता है, सारा इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट में सिर्फ मटेरियल की क्वांटिटीज को बनाया जाता है या उसका एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। के लिए हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगना है वो हम सारा इसमें बनाते हैं। कास्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद द रेट। ऑब्वियसली अगर हमारे पास क्वांटिटी पता होगी, आप सपोज करो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है 500 बैग ऑफ सीमेंट्स लग रहे हैं। अगर एक बैग हमें पता है कि इसकी कास्ट 500 है या 400, तो टोटल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से आपकी टोटल कास्ट निकल जाएगी उसकी। तो वैसे ये बोल रहा है कि ईच इंडिविजुअल आइटम, हर इंडिविजुअल आइटम है उसकी कास्ट को ऑब्टेन किया जाता है, फिर जो उसकी क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके वहां से एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें सिर्फ हमें जिनको हम क्वांटिटी में निकाल सकते हैं जिन चीजों को, उनका एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। फिर जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल कास्ट एक्सीड्स 5% और मोर बाय द एस्टिमेटेड कास्ट। तो इस एस्टिमेट को तब बनाया जाता है जब हमारे पास क्या होगा कि हमारा ओरिजिनल कास्ट जो है एस्टिमेटेड कास्ट से 5% एक्सीड हो जाएगी। छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं मैं कि अब सपोज करो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने सोचा कि हमें कितना लग सकता है, वहां पे 1 लाख लग सकता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब 1 लाख की जगह हमें कितना लग गया, अब इसका 5% अगर मैं निकालूंगा 1 लाख का तो कितना हो जाएगा, 5,000 लग जाएगा, 5,000 निकल जाएगा। तो 1,05,000 उसको लग गया बनाने के लिए। अब देखो एस्टिमेटेड कास्ट उसकी कितनी थी, 1 लाख थी, और जो एक्चुअल कास्ट लगी उसको बनाने के लिए 1,05,000 लग गया। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे, एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। जब हमारे पास जो है एस्टिमेटेड कास्ट ओरिजिनल कास्ट से 5% से ज्यादा एक्सीड हो जाए तो तब हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। तो इस केस का इसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट्स। ये भी नाम से ही पता चल जाता है कि अब देखो बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इट्स कास्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1.5% फ्रॉम ओरिजिनल कास्ट। तो जो हमारे पास मेंटेनेंस कास्ट होगी बिल्डिंग की वो 1.5% ऑफ द ओरिजिनल कास्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो हमें एस्टिमेट वगैरह बनाना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट्स। तो नेक्स्ट इसमें जाता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी कास्ट किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 1.5% से ज्यादा इसकी कास्ट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जाता है हमारे पास 6 टाइप ऑफ एस्टिमेट जो हमारे पास है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एडिशन आर डन इन द ओरिजिनल वर्क, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क विच इज नोन एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। कि जब हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन गया है उसमें और कुछ एडिशन करनी है, 1-2 ब्लॉक्स हमें और बनाने हैं, 1-2 अपार्टमेंट्स हमें और बनाने हैं, तो ऑब्वियसली उन अपार्टमेंट्स को बनाने के लिए, उन ब्लॉक्स को बनाने के लिए हमें नया एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जाता है एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट्स। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सम एडिशन आर डन इन ओल्ड वर्क, कास्ट ऑफ विच कैन नॉट मीट ऑफ एनुअल रिपेयर्स। तो जब हमारे पास जो ओल्ड वर्क है, जो एग्जिस्टिंग वर्क है, उसमें हमें कुछ एडिशन करनी है, थोड़ी बहुत अल्टरेशन करनी, चेंजेस करनी है,
तो उसमें अब वो चेंजेस जो है उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो एनुअल रिपेयर से ज्यादा होगी। अब देखो पीछे हमने पिछले वाले टाइप में डिस्कस किया कि हमारे पास जो एनुअल रिपेयर्स होनी चाहिए उसकी कॉस्ट जो है 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा कॉस्ट लग रही है उस चीज को ऐड करने के लिए, जो हमें कुछ ओल्ड वर्क में कुछ ऐड करना है, उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट एक्सीड हो रही है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या इंप्रूवमेंट एस्टिमेट्स। डिटेल एस्टिमेट ऑफ एडिशनल वर्क इज प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद जो एडिशनल वर्क हमें उसमें करना है, अब कुछ चेंजेस करनी है अपने एग्जिस्टिंग वर्क में, तो उसके लिए अलग से एक डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट। ये जो मेन पॉइंट्स है, मेन आइडिया है इन एस्टिमेट की टाइप्स की, वो मैंने आपको दे दिया कि किस टाइप को हम क्या कहते हैं और किसको कब हम बनाते हैं, तो मैंने इनका आइडिया आपको दे दिया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का आता है हमारे पास है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है पेपर में। फर्स्ट इसमें आ जाता है कि जब भी हम मतलब बिल्डिंग का एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो हम कितने मेथड से कर सकते हैं। बिल्डिंग नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारे पास, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उनका एस्टिमेट बनाने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड अवेलेबल है। एक आता है हमारे पास सेंटर लाइन मेथड और दूसरा आ जाता है हमारे पास लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि हर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हमारे पास, उनका एस्टिमेट हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सेंटर लाइन मेथड, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि अब ये मेथड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो ये एक मेथड ही पूरे लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, ना ही हम इनके रिकॉर्डिंग यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आने के चांसेस है, उन्हीं पॉइंट्स को अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या किया जाता है कि टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वॉल्स की वो ऑब्टेन की जाती है, फिर उसको विड्थ और डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे ये आपको मैं एक रूम जो है उसका प्लान दिखाया हुआ है, टॉप व्यू है उसका ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जैसे मैंने ये डॉटेड में लाइन जो है ये आपको पता है सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इस वॉल का सेंटर है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो ये टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ हम फाइंड आउट करके इसमें क्या करते हैं, जो विड्थ होगी वॉल्स की और जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, अगर वो डिपेंड करता है किसके लिए हम एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हैं, कि हम एस्टिमेट फाउंडेशन वर्क के लिए कर रहे हैं या ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर, वो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर इसके लिए डिपेंड कर रहा है, अगर हम ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, तो जो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी उनकी, उसको विड्थ ऑफ वॉल और हाइट ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वांटिटी इनकी निकल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ही फाइंड आउट करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ रेट वगैरह अप्लाई करके हम उनका एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेंटर लाइन मेथड से हम सिर्फ क्या करते हैं, क्वांटिटी मटेरियल्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, लेकिन इस मेथड में एरर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे जो इसका सेकंड पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेथड जो है जनरली सूटेबल है जब हमारे पास रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल टाइप ऑफ बिल्डिंग होगी, हैविंग नो क्रॉस वॉल्स, जिनमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होगी। जैसे ये प्लान देख सकते हो आप, कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है, सिर्फ आउटर बाउंड्री वॉल्स है, यही है, बीच में कोई वॉल्स नहीं है, कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है। तो उस केसेस में हमारे पास क्या होगा कि सेंटर लाइन मेथड जो है मोस्ट इफेक्टिव एंड सूटेबल है। रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, इन टाइप की बिल्डिंग्स के लिए ये सूटेबल है। लेकिन जब क्रॉस वॉल्स आ गई तब इनमें इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास एक प्लान है, इसमें क्रॉस वॉल आ गई बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है। इसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब इसको यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इसके कैलकुलेशन वर्क जो है थोड़ी सी एक्सीड हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने देखो एक प्लान दिखाया हुआ है, बीच में ये क्रॉस वॉल आ गई। अब ये पार्टीशन वॉल है, एक रूम यहाँ से आ गया, एक रूम यहाँ से आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ फिर से हम निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन फिर टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स है, एक है, तो नंबर ऑफ जंक्शन इसमें कितने बनेंगे, दो। देखो जो मैंने ये डार्क किया हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं जंक्शन, क्योंकि ये पोर्शन जो है जब हम एस्टिमेट करेंगे तो ये इस लॉन्ग वॉल में आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि लॉन्ग वॉल अभी हमारे पास यहाँ, इसकी विड्थ तो यहाँ है ना, विड्थ तो इस लॉन्ग वॉल की ये मानी जाएगी, लेंथ ये है लेकिन विड्थ ये है। तो ये वाला पोर्शन जो है इस लॉन्ग वॉल में भी आ रहा है, फिर जब हम इस क्रॉस वॉल को देखेंगे तो ये इसमें भी आएगा। इस चीज़ को हमें इतने पे करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। तो ये डिपेंड करता है, अब नंबर ऑफ जंक्शन किस पर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास एक क्रॉस वॉल्स होगी तो उसके नंबर ऑफ जंक्शन दो आएंगे, क्योंकि दोनों एंड से आते हैं, आइदर एंड से। नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स 2 है तो जंक्शन 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स 3 है तो जंक्शन 6 से आएंगे। मतलब हमें इसका जो है मल्टीप्लाई 2 से डबल करना पड़ता है। हर क्रॉस वॉल्स के लिए हमारे पास 2 जंक्शन आते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स होगी उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स ही तो आपके 8 जंक्शन आ जाएंगे। फिर उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी लेंथ जो आपको माइनस करनी पड़ेगी टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के लिए। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ अगर आप यहाँ अभी निकालनी इस केस में, तो अब आपको पता है कि हमारे पास, सपोज करो ये मैंने टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली हुई, तो अब ये हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। जो इस रूम का इंटरनल साइज होगा, इस रूम का इंटरनल साइज होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अभी ये चीज़ पूरी इसमें ऐड होगी। अब सपोज करो 30 सेंटीमीटर मेरे पास वॉल की
जो है विड्थ है 30 सेंटीमीटर। तो जितना ये रूम का साइज होगा प्लस ये 30 सेंटीमीटर प्लस जो इस रूम का साइज होगा, तो हाफ ऑफ वॉल जो विड्थ ऑफ वॉल फ्रॉम इस साइड और इस साइड से टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ मेरे पास निकल जाएगी। लेट इट भी यहाँ पे मैंने निकाली हुई 5.3 मीटर में इसको कर दिया। और वैसे हम यहाँ से निकालेंगे टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है शॉर्ट वॉल की, वो कितनी हो जाएगी 3.40। अब हमें टोटल ओवरऑल सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए पूरी ओवरऑल इस प्लान की, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं 2 इंटू 5.3। अब 2 इंटू 5.3 मीटर वॉल इस साइड है और 5.3 मीटर वॉल इस साइड, तो सिंपल हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब शॉर्ट वॉल हमारे पास कितनी है 3 है, 1 2 और 3। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 3.40 भी कर सकता हूँ, या 2 इंटू 3.40 प्लस इसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो आप दोनों केसेस में वही आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 3.40, क्योंकि दो ओटर शॉर्ट वॉल्स है, एक ये ओटर शॉर्ट वॉल्स एक ये ओटर शॉर्ट वॉल्स, और बीच में मैंने इस वाले पोर्शन को अलग ऐड कर दिया। अब देखो ये जो सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल का निकाला हुआ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल रहा है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इस वाले केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आप देखोगे ये जो डार्क मैंने पोर्शन किया हुआ है ये ऑलरेडी इस जब हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की निकाली उसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए हमें ये चीज़ यहाँ से माइनस करनी पड़ती है। तो डेट इज नोन एज जंक्शन। अब मैंने जब इसको टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली, ये कितनी आई 20.8, लेकिन ये डार्क वाला पोर्शन जो है रिपीट हो गया, ये डबल हो गया। तो इससे हमारे पास जो है लेंथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इसको हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे, अब नेट हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो होगी उसमें से हम क्या करेंगे -1/2 ऑफ 2 इंटू बी इंटू एन। तो -1/2 ऑफ 2 इंटू बी हो गया विड्थ ऑफ वॉल जो जंक्शन है, जो शॉर्ट वॉल है, या जो हमारे पास कौन सी वॉल है, अब ये वाली वॉल। कभी कभी हो सकता है कि आपकी इस वॉल की और इस वॉल की अलग विड्थ होगी और इसकी अलग विड्थ होगी, तो उस केस में आप ये याद रखिएगा कि हम हमेशा जो विड्थ है इसकी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जंक्शन तो इस वॉल के साथ आ रहे हैं, इनके साथ थोड़ी आ रहे हैं। तो जो पार्टीशन वॉल होगी या जो सेंट्रल वॉल होगी उसकी विड्थ को कंसिडर हम यहाँ पे करते हैं। तो बी यहाँ पे विड्थ होगी और एन हो गया नंबर ऑफ जंक्शन। अब एक क्रॉस वॉल है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ जंक्शन हमारे पास कितने आएंगे 2 आएंगे। तो टोटल हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी निकली 20.8 -1/2 टू इंटू बी इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस। अब हमारे पास 20.8 1/2 इंटू विड्थ ऑफ वॉल मैंने 30 सेंटीमीटर ये जो है ओवरऑल रख दी, इसकी 30 इसकी 30 इसकी 30 सब की जो ओवरऑल अभी यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर एज्यूम किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करूंगा इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 20.8 में से मैं 0.3 माइनस कर दूंगा, तो जो नेट सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 20.5 मीटर बचेगी। अब देखो ऊपर कितनी आई थी 20.8, तो 0.3 मीटर जो है ये कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नेट सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड में, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ तब होती है कि जब हमारे पास क्या होगा कि बीच में क्रॉस वॉल आ जाएंगी, तब हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। अदरवाइज हम बिल्कुल, अगर सिंपल प्लान है कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो सिंपल हम सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड आउट करके इसको आगे एस्टिमेट इसका प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर हमें कोई इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये केस तब यूज होता है कि जब हमारे पास क्रॉस वॉल आ जाएंगी, फिर हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, इसमें इसको डिडक्ट इतना करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर लाइन मेथड में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जाता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मेथड है। और इस मेथड को जनरली जो है कोई भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है जनरली इस मेथड को यूज करता है एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। नीचे इसने ये बताया भी होगा, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज पीडब्ल्यूडी मेथड। इस मेथड को हम पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मैंने बड़ी बार देखा है कि दोनों मेथड्स में से किस मेथड को हम पीडब्ल्यूडी मेथड कहते हैं, तो वो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। और इसकी एक्यूरेसी जो है काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड को हम जनरली वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास टाइम कम होगा और हमने एस्टिमेट को जल्दी प्रिपेयर करना होगा और हमें एक्यूरेसी जो है कम जरूरत होगी, वहां पे हम उसका यूज करते हैं। लेकिन जहां पे हमें एक्यूरेसी ज्यादा जरूरत है, टाइम भी हमारे पास अवेलेबल काफी है, तब हम क्या करते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट मेथड है एंड इज जनरली फॉलोड बाई पीडब्ल्यूडी। वही कि जनरली अगर हम देखेंगे कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो इस मेथड को ही फॉलो करता है एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। लॉन्ग वॉल्स, इसमें क्या किया जाता है कि लॉन्ग वॉल्स जो है मेजर की जाती है ओट टू ओट, और शॉर्ट वॉल मेजर की जाती है इन टू इन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओट टू ओट लॉन्ग वॉल्स और इन टू इन शॉर्ट वॉल को मेजर किया जाता है। डिटेल में इसमें भी हम सेंटर टू सेंटर लेंथ ही निकालते हैं, लेकिन अब वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल काफी फिर लेंथी हो जाएगा। तो मेन पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया, पहला इसको पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं, और पीडब्ल्यूडी जो उसको जनरली जिस मेथड को फॉलो करता है वो भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड ही है। तो इट्स सिंपल एंड एक्यूरेट एंड देयर इज नो चांस ऑफ एरर। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये मेथड जो है सिंपल भी है और एक्यूरेट भी है, और इसमें चांसेस ऑफ एरर है ही नहीं, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। तो यहाँ से हमारे पास जो है इस टॉपिक से हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें मैं वो 30% नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके साथ जो है मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको इस पूरे सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी आप मुझे सोशल मीडिया के किसी भी चीज़ सकते हो, इंस्टा फेसबुक वगैरह, जहाँ पे भी आप
पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अपनी ओपिनियंस वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।